नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना में एनडीए के माध्यम से महिला कैडेट्स की भर्ती की गई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से औपचारिक रूप से उन्हें कमीशन ऑफिसर के रूप में एनडीए के माध्यम से एंट्री दी गई है। तो उससे संबंधित एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम द 148th एनडीए बैच इन मई 2025? 148वें एनडीए बैच से मई 2025 में कितनी महिला अधिकारी स्नातक हुई? तो इसका उत्तर होगा 17 महिला अधिकारी स्नातक हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ जान लें। एनडीए की स्थापना 1954 में की गई थी और यह एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग देता है और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका प्रशिक्षण करता है। एनडीए के लिए पहले केवल पुरुष कैडेट्स की भर्ती की जाती थी। 2022 से यह निर्णय आया, 2021 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। उसके बाद सरकार ने भी इस तरह इस पक्ष में निर्णय लिया कि अब एनडीए के लिए महिला कैडेट्स भी एलिजिबल हैं और उसके बाद से 2022 से उन्होंने उनकी एंट्री सुनिश्चित करी थी। उस साल से एग्ज़ाम में वो अपीयर हो सकती थी और अब जो है ट्रेनिंग के बाद वो अधिकारी बनी है। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया था और इस तरह से एक तरह से जो जेंडर बैरियर था वह टूट गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर होगा 2022 से 27 है इसकी अवधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास स्कीम? उल्लास योजना के तहत भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है पहला भारत का राज्य है जिसे कि सबसे पहले पूर्ण साक्षर घोषित किया गया उल्लास स्कीम के तहत, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। Which state was declared the second fully literate state under the उल्लास स्कीम आफ्टर मिजोरम? मिजोरम के बाद उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा गोवा। गोवा को घोषित किया गया। गोवा ऐसा राज्य है जिसे कि पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। यूनियन टेरिटरी में हम लोग अगर देखें तो लद्दाख को भी घोषित किया जा चुका है पूर्ण साक्षर इसके तहत, उल्लास के तहत। लद्दाख पहला यूटी था, यूनियन टेरिटरी था जिसे कि पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। और अगर सभी में देखा जाए तो सबसे पहले जो है लद्दाख ही घोषित हुआ, मिजोरम से भी पहले। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द उल्लास स्कीम? उल्लास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा टू एम्पावर एडल्ट्स एज 15 एंड एबव विथ एजुकेशन। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षा के साथ सशक्त बनाना। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को यहाँ पर फंक्शनल लिटरेसी दी जाती है, उनको पढ़ने, लिखने, अरिथमेटिक एबिलिटी ये सब से परिचित कराया जाता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का इसमें है सिस्टम। तो वॉलंटियर के माध्यम से यह कार्यक्रम बढ़ाया जाता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यह स्कीम लाया गया है। तो उल्लास का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें तो फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सभी के लिए, समाज में सभी के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा की समझ, यही है इसका। और यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत लाया गया है और 15 से अधिक आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं सबको इसमें शामिल किया जाता है। 2022 से 2027 तक इसका अवधि है और यह कर्तव्य बोध के सिस्टम पर काम करता है। दीक्षा पोर्टल पर का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उल्लास का अपना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिस्टर सैंटियागो पेन्या पलासियोस हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? श्री सैंटियागो पेना पलासियोस जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका उत्तर होगा पराग्वे के वे राष्ट्रपति हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ पराग्वे? पराग्वे की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर होगा गुआरानी। गुआरानी जो है पराग्वे की आधिकारिक मुद्रा है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पराग्वे? पराग्वे की राजधानी शहर क्या है? तो इसका उत्तर होगा आसुनसियोन।
पराग्वे जो है वह एक पराग्वे नदी बहती है जो कि उसे दो हिस्सों में बांट देती है, उस पर रखा गया है इस देश का नाम। और इस तरह से कई सारे देश हैं जिनका नाम की किसी न किसी भौगोलिक विशेषता पर रखा गया, जैसे नाइजर और नाइजीरिया जो है दोनों नाइजर नदी के नाम पर रखे गए हैं। हैती जो है उसका भी नाम पर्वतीय भूदृश्य पर रखा गया है। केन्या का नाम माउंट केन्या पर रखा गया है। मोंटेनेग्रो जो है सर्बिया मोंटेनेग्रो वाला मोंटेनेग्रो, उसका नाम भी पर्वत पर रखा गया है। अगर सियरा लियोन को हम लोग देखें तो वह भी पर्वत पर नाम रखा गया है, लायन माउंटेन्स होता है इसका अर्थ। और जॉर्डन को अगर देखें तो जॉर्डन जो है जॉर्डन नदी के नाम पर रखा गया है, एशिया में जॉर्डन देश है इजराइल के नज़दीक। जाम्बिया जाम्बेजी नदी पर इसका नाम रखा गया है। और चाड का नाम जो है लेक चाड झील के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से कई सारे देशों का नाम रखा गया है। अगर पराग्वे को हम लोग देखें तो यह मर्कोसुर का एक सदस्य देश है। और मर्कोसुर जो है वह क्या है, वह दक्षिण अमेरिका में एक मार्केट प्लेस है, मार्केट है वो, यानी कई राज्यों कई सारे देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक मार्केट है, कॉमन मार्केट है वह। साउदर्न कॉमन मार्केट इसे कहते हैं, दक्षिणी साझा बाजार इसे कहते हैं। यह एक संगठन है, दक्षिणी अमेरिकी देशों का व्यापारिक संगठन है। और इसका निर्माण जो हुआ था वह असुनसियोन की संधि के द्वारा 1991 में संधि हस्ताक्षरित की गई थी, उसके बाद हुआ था। और इसके जो भी सदस्य देश हैं, जो संपूर्ण सदस्य देश हैं, वो अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। वेनेजुएला भी कभी इसका पूर्ण सदस्य हुआ करता था, लेकिन 2016 से इसकी सदस्यता को स्थगित कर दिया गया है। चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पनामा, पेरू, सूरीनाम इत्यादि जो है वो सह सदस्य देश हैं। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिस्टर ली जे म्यूंग वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। श्री ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया के वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब दक्षिण कोरिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी शहर क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया? तो इसका उत्तर होगा शऊल। व्हाट इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर होगा वॉन है यहाँ की आधिकारिक मुद्रा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया दक्षिणी कोरिया का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है इसका आधिकारिक नाम है। और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है यह है नॉर्थ कोरिया का नाम, यह नॉर्थ कोरिया का नाम है। और यह साउथ कोरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। व्हाट इज़ द लाइन दैट डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा क्या है? तो इसका उत्तर होगा 38वीं पैरेलल, 38th पैरेलल, 38वीं समानांतर रेखा इसका नाम है। दोनों देशों के बीच में हालांकि कोरियाई डीमिलिटराइज्ड जोन भी है जो कि 2-2 किलोमीटर लगभग चौड़ा है दोनों तरफ, और इसी के बीचों बीच होकर 38वीं समानांतर जो है वो गुजरती है। विच एरिया इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन साउथ कोरिया एंड चाइना? दक्षिण कोरिया और चीन के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इयोडो रीफ या सोकोट्रा रॉक। यह एक चट्टान है जिस पर कि दक्षिण कोरिया अपना दावा करता है और वहाँ पर उसके अनुसंधान केंद्र भी हैं, लेकिन चाइना का मानना है कि नहीं, ये जो है दक्षिण कोरिया इस पर दावा क्यों करता है, क्योंकि यह तो उसके EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है। और जो यूएन क्लॉज है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, उसके तहत जो है कोई भी अगर चट्टान समुद्र के नीचे सतह से अंदर हो तो और EEZ से बाहर हो तो उस पर दूसरा देश जो है दावा नहीं कर सकता है, लेकिन कोरिया उस पर दावा करता है और अपने अनुसंधान केंद्र को भी रखे हुए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच जियोग्राफिकल बॉडी सेपरेट साउथ कोरिया फ्रॉम जापान? दक्षिण कोरिया और जापान को कौन सा भौगोलिक जल निकाय अलग करता है? तो इसका उत्तर होगा कोरियाई जल संधि जो है इन दोनों को अलग करती है। तो कोरियाई जल संधि को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, और फिर उसके बाद है साउथ कोरिया, और यहाँ पर जो है यहाँ से जापान शुरू होता है, तो यहाँ पे ही कोरियाई जल संधि है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच टूर्नामेंट डिड डी गुकेश अचीव हिज फर्स्ट
क्लासिकल विन अगेंस्ट मैग्नस कार्लसन। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ अपनी पहली शास्त्रीय जीत किस टूर्नामेंट में हासिल की? तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। डी गुकेश जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियन हैं और उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को, जो कि नॉर्वे के ही खिलाड़ी हैं, उन्हें नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट के राउंड 6 में हरा दिया। गेम को लास्ट क्षण में उन्होंने पलट दिया और विजेता बने और इस तरह से गुकेश का फर्स्ट एवर क्लासिकल विन था, यानी क्लासिकल चेस में नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन पर उनकी पहली जीत थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट WATS 2025 हेल्ड? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा, यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। यह जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन करता है द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका आयोजन करता है। इसकी ही यहाँ एनुअल जनरल मीटिंग थी और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट भी हुआ 1 से 3 जून के बीच भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ और इसको होस्ट किया था इंडिगो एयरलाइंस ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द उलन बटोर ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2025? उलन बटोर ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर होगा 21। भारत ने 21 पदक जीते। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द उलान बटोर ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2025? भारत ने उलान बटोर ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। अगर हम लोग देखें तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य के साथ टोटल 21 पदक जीते। और यह जो ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट होता है, उलान बटोर ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के द्वारा पहलवानों को रैंकिंग मिलती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रतियोगिता है। इसमें भारत के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं अनिल मोर, अंतिम पंघाल, नेहा सांगवान, मुस्कान, हर्षिता और रितिका हुड्डा। इन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर होगा 24। भारत ने 24 पदक जीते और ये जो 24 पदक हैं, भारत ने उनमें से 8 स्वर्ण पदक, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक जीते भारत ने। और इस तरह से भारत का जो रैंक आया टोटल, वह दूसरी रैंक आई भारत को और इस प्रतियोगिता में चीन को पहला स्थान मिला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मसातो कांडा हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? मसातो कांडा जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो वो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। वे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी वर्क? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है और इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका मुख्यालय जो है वह है मनीला, फिलीपींस में है और इसका मुख्य कार्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना, उसके लिए सहायता यह देता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और सदस्यों की संख्या इसकी 69 है, 69 है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यू इनिशिएटिव बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपग्रेड द वोटर टर्नआउट रेशियो VTR शेयरिंग प्रोसेस? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अनुपात VTR साझाकरण प्रक्रिया को उन्नत करने की नई पहल क्या है? तो इसका उत्तर होगा वोटर टर्नआउट डेटा एंट्री एवरी 2 आवर्स ऑन ECI नेट ऐप। ECI नेट ऐप पर अब क्या होगा, हर 2 घंटे में मतदान डेटा प्रविष्टि कराई जाएगी। पहले 4-5 घंटे में होता था। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो डेटा को अपडेट करते रहेंगे ऐप के माध्यम से। ECI नेट ऐप पर हर 2 घंटे में अब पता चलता रहेगा कि कितना मतदान जो है वह हुआ है, कितना डेटा हुआ है। और इसे बिहार चुनावों से ही लागू करने का इरादा है इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। What is the tenure of the chief election commissioner as per the constitution? संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो 6 years और until age 65 whichever is earlier। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, वह भी जो भी पहले हो। अगर वो 64 वर्ष की आयु तक में ही 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और यही जो है इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी सही है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं दोनों के लिए ही 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु ही है। अंडर विच आर्टिकल डज द इलेक्शन कमीशन ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत मतदाता सूची तैयार करने की देखरेख करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 324 के तहत। 324 में ही इसकी व्यवस्था की गई है। Which article ensures that no person is ineligible to vote due to religion, race, caste और sex? कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 325। इस आधार पर किसी का भी इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज करने पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 325 में। What does Article 326 of the Indian Constitution specify about elections to the Lok Sabha and State Assemblies? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के बारे में क्या निर्दिष्ट करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इलेक्शंस बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ कि एक निश्चित आयु के बाद जो भी व्यक्ति हैं सभी मतदान के लिए योग्य हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का संपत्ति, पद इत्यादि का, जाति, धर्म इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी केवल उम्र एक पूरी हो जाने के बाद ही, उम्र का कट ऑफ जो ही पूरा होता है, वह व्यक्ति मतदान देने का अधिकारी हो जाता है। विच आर्टिकल बार्स कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर्स एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटिशंस। कौन सा अनुच्छेद अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है सिवाय चुनाव याचिकाओं के माध्यम से? तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 के तहत जो है अदालतें जो है चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित हैं। हालांकि अगर किसी का चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उन सब मामलों को लेकर वह न्यायालय में, पहले निर्वाचन आयोग, न्यायालय इत्यादि जगहों पर वो जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करें डिलिमिटेशन की तो उन सब मामलों में कोई भी हस्तक्षेप जो है न्यायालय का मान्य नहीं होगा। Who has the power to make provisions for the conduct of elections to parliament and state legislatures under Article 327? अनुच्छेद 327 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव संचालन के लिए प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर होगा संसद के पास है। इससे संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान बनाने की शक्ति है वह संसद के पास ही है। 328 के तहत जो है राज्य विधानमंडलों के पास वैसी शक्तियां हैं, अगर उस विषय पर संसद ने नहीं बनाया है तब राज्य विधानमंडल बना सकते हैं, नहीं तो 327 के तहत संसद ही जो है वह संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव को संचालित करने संबंधित कानूनी प्रावधानों को बनाती है। अंडर विच आर्टिकल कैन द इलेक्शन कमीशन रिक्विजिशन स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटीज? कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को चुनावी कर्तव्यों के लिए कर्मचारियों की मांग करने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 325। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह राज्यों से, सरकारों से चुनावी कार्यों के लिए कर्मचारियों की मांग कर सकता है। What protection is provided to the Chief Election Commissioner under the Constitution to ensure independence? संविधान के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रिमूवल प्रोसेस सिमिलर टू अ सुप्रीम कोर्ट जज। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही रखी गई। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, विशेष इसके लिए बहुमत चाहिए, तभी जाकर उन्हें हटाया जा सकता है। और
वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज इन इंडिया टू 18? भारत में मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष तक करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन 1988-89 के द्वारा मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको मिलता रहे। बेल आइकन भी दबा लें। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर।